Okay, this is your updated Vision 365 for the month of December and January. अब इसमें हमारी बात होगी साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स की, ठीक है। IR एंड पॉलिटी इज़ ऑलरेडी बीइंग डन, ठीक है। पहली चीज़ है हमारे पास शांति एक्ट 2025 में आई है। प्रेसिडेंट ग्रांट करे असेंट इस एक्ट को। इसमें हम बात करते हैं सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है। शांति मतलब शांति, ओके। सो इट इज़ अ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क जो कंसोलिडेट करेंगे जितनी में हमारे एग्जिस्टिंग रूल है उनको बेसिकली कंसोलिडेट कर एक सिंगल बना देना है। ये रिपील कर देते जो हमारे पहले के एटॉमिक एनर्जी एक्ट है और आपका CNDA एक्ट है। यहाँ पे क्या है, जो आपके प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा दिया जाएगा। परमिशन दिए प्राइवेट सेक्टर को, जॉइंट वेंचर्स को और अदर लोगों को एक्सप्रेसली परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर सेक्टर, इनेबलिंग देन कि आप प्लांट ऑपरेशंस कर सकते हो, पावर जनरेशन कर सकते हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, रिफाइन एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235 अप टू दी थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ एंड प्रोडक्शन यूज़ जो कि आपका प्रिस्क्राइब सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता है, वहाँ तक आप कर सकते हो। नेक्स्ट यू हैव एक्टिविटीज़ अंडर द एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट परव्यू, मतलब कुछ सेंसिटिव न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल एक्टिविटीज़ होती है वो रिजर्व्ड है एक्सक्लूसिवली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड होल्डली ऑन इंस्टीट्यूशन। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि सेंसिटिव होती है और वो साइकिल जो है आपकी सरकार के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनरिचमेंट जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का होता है, मैनेजमेंट होता है, वो सब वही कर रहे हैं। नेक्स्ट यू हैव द ग्रांट्स फॉर स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था कब, आपका 1983 में, ठीक है, अंडर AEA, ठीक है। आंसरेबल है पार्लियामेंट को फॉर योर जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो, एंड रिस्पॉन्सिबल रहता है न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन एवरीथिंग। देन नेक्स्ट इज न्यू सिविल लाइबिलिटी फ्रेमवर्क। ये इंट्रोड्यूस करता है क्लियर ग्रेडेड लाइबिलिटी सिस्टम न्यूक्लियर ऑपरेटर्स के लिए। लाइबिलिटी कैप रहती है आपकी 3000 करोड़ की, 1500 करोड़ आपका मीडियम रहता है, 100 करोड़। गवर्नमेंट बियर लाइबिलिटी बियॉन्ड द कैप थ्रू द न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड्स। रिमूव करता है सप्लायर्स लाइबिलिटी कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश एट एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल टू फैसिलिटेट द रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट यू हैव न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन प्रोवाइडेड फॉर एन dedicated commission to handle the cases involving the severe nuclear damages and ensure the timely adjudication. Territorial scope of compensation extended to nuclear damages in the foreign territory, appellate tribunal under the Electricity Act of 2003. देन यू हैव स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो SMRs जो होते हैं वो एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी जो है आपकी 300 मेगावाट से ज़्यादा की होती है पर यूनिट, है ना। तो ये पावर जनरेट करते हैं, अबाउट 1/3 ऑफ द ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर यहाँ से आ रही है। देन अगर हम बजट की बात करें 2024-25 में सेंटर ने अनाउंस करा था कि हमने एक पार्टनर बनाएंगे प्राइवेट को जो कि BSRs को डेवलप कर सके। देन इसका में फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट रहते हैं, रिड्यूस करता है फ्यूल रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो रिड्यूस द वेस्टेज। यहाँ पे वेस्टेज भी कम होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल भी कम रहता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है डिप्लॉय करने के लिए। तो हमारे टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एक होता है लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स, देन स्मॉल माइक्रो अप टू 10 मेगावाट का रहता है, स्मॉल 300 तक का रहता है, 700 प्लस आपका लार्ज में आ जाता है। देन यू हैव लाइट वाटर रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर हम इंडिया में देखें तो कहाँ का है, पहले ये देख लेते हैं। रावत भट्टा, ठीक है, आपके राजस्थान में, आपके UP में है नरोरा, ठीक है, गुजरात में है करारापार, देन तारापुर, कर्नाटक में कायगा, केरला में कापलाकाकम, कुंडनकुलम आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपके सारे रिएक्टर्स हैं। तो लाइट वाटर रिएक्टर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने फैब्रिकेट करने के लिए बोला है LWRs को एज अ प्रायोरिटी विद इन द न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें आपका जो H2O है वो कूलेंट और न्यूरो मॉडरेटर दोनों के जैसे यूज़ होता है, ठीक है। सो बोथ एज कूलेंट, बोथ द कूलेंट एंड द न्यूरो मॉडरेटर। इसमें करंटली अकाउंट करता है 85% सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर कैपेसिटी वर्ल्ड की इनसे आ जाती है। वर्किंग प्रिंसिपल फिजन होता है, फ्यूज़ कराता है यूरेनियम को तोड़ करके आपके प्रोड्यूस करी जाती है हीट विच इज़ ट्रांसफर्ड बाय द लाइट वाटर, जनरेट करते हैं स्ट्रीम्स एंड दैट टर्बाइंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। फ्यूल हमारा कौन सा यूज़ है, लो आपका यूरेनियम 235। इंडिया के कंटेक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास PHW मतलब प्रेशराइज हैवी वाटर वाले ट्रेडिशनली डेवलप हो रखे थे, बट हैज़ आइडेंटिफाइड LWR की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो रैपिड कैपेसिटी एडिशन देता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस करा है कि हमारा फोर्थ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है सेंट्रली ग्लोबली। वन ऑफ द सेंटर विल बी बिल्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कैसे, इट विल बी द थर्ड सच सेंटर इन द इंडिया आफ्टर आपका मुंबई और तेलंगाना के बाद। तो आपका जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर है वो आपका इंडिया में है,
पहले हमारे पास मुंबई तेलंगाना में था, नाउ इन आंध्र प्रदेश। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, एक टर्म हमारी स्कोप ने दी थी, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फाउंडर ने 2016 में, कि ये एक करंट एरा है जहाँ पे डिजिटल, फिजिकल, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज कन्वर्ज हो रही है AI, रोबोटिक्स, IoT, क्वांटम में। अनलाइक द अर्लियर रेवोल्यूशन, IR4 जो है वो ब्लर, इसमें बाउंड्रीज नहीं आते, फिजिकली आप इसको वो नहीं करते बिटवीन डिजिटल, बायोलॉजिकल। ये इसमें पहले क्या होता था, मैकेनाइजेशन हुई थी पहले, वाटर पावर, स्ट्रीम्स पावर, तो दिख रहे थे ये चीज़ें बन रही है। नेक्स्ट वी गॉट द मास प्रोडक्शन असेंबलीज ऑफ लाइन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वहाँ पे भी लाइन बिछ रही थी, वी गेट टू नो। कंप्यूटर ऑटोमेशन भी आया था, तो वी गेट टू नो द टूल अबाउट दिस। अब है साइबर स्ट्रीम, तो यहाँ पे फिजिकल बाउंड्रीज आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सिग्निफिकेंस ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्टिविटी चलिए इंप्रूव होगी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ये, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया आर अपॉर्चुनिटी है उनके पास, ठीक है, डीप रोकटे के लिए। देन यू हैव लाइट हाउस फैक्ट्रीज, मतलब कि जो फैक्ट्रीज जिसमें आप रिड्यूस करते हो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड वाटर यूसेज, एंड यहाँ पे अच्छे मतलब जो हार्मफुल चीज़ें उनको कम कर रहे हो, एंड यूजिंग द टेक्नोलॉजी। स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्टेट कर रही है कि हमारा जो फ्यूचर है फॉर AI will be shaped by small language models and rather than extremely large videos। मतलब हमारे ये SLM will be dominating। होते क्या है, ये एक कॉम्पैक्ट AI सिस्टम होता है जो कि डिज़ाइन करता है, जो कि प्रोसेस करता है, अंडरस्टैंड करता है, जनरेट करता है क्या, नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। इट हैज़ अ सेम अंडरलाइनिंग आर्किटेक्चर जो LLM में होता है, न्यूट्रल नेटवर्क्स रहता है, ट्रांसफॉर्मर जिनको बोलते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मर्स। तो जो प्राइमरी डिस्टिंक्शन है SLM में इज़ दी पैरामीटर काउंट, कि इंटरनल वेरिएबल्स मॉडल्स में यूजेस द लर्न लैंग्वेज एंड प्रोडक्शन। SLM में हमारे पास टिपिकली कुछ मिलियंस से फ्यू बिलियन पैरामीटर्स होते हैं, रादर LLM में हम लोग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास रहता है। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। की एग्जाम्पल में जेमा, जेमिनाई नैनो गूगल का, लालमा, ये हमारे हैं कुछ। SLM जो है क्रिएट करता है टेक्निक यूजिंग टेक्निक लाइक नॉलेज डिस्टिलेशन, मतलब कि स्मॉल स्टूडेंट मॉड्यूल लर्निंग फ्रॉम अ लार्ज टीचर मॉड्यूल। पर्निंग में मतलब क्या होता है, रिमूविंग द अननेसेसरी पैरामीटर। क्वांटनाइजिंग में हम रिड्यूस कर देते प्रिसिशन टू सेव मेमोरी। देखो अब कम काम करना पड़ रहा है ना, यहाँ पे कम काम करना पड़ रहा है, क्वांटनाइजेशन अननेसेसरी चीज़ को हटा दिया, ठीक है, टीचर्स हमने पढ़ना है, ठीक है, तो अब कम काम करना है, तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, स्पीड भी अच्छी होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एज डेवलपमेंट होगी ऑन डिवाइस, मतलब कि डिवाइस के ऊपर काम हो रहा है, प्राइवेसी, सस्टेनेबिलिटी, स्पेशल टास्क। नेक्स्ट वी हैव सुपर कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव मेथी में क्या है, परम शक्ति लॉन्च हुआ है, IIT मद्रास है क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप हमने क्या करा है, 3.1 पेटाफ्लॉप अ यूनिट कंप्यूटिंग स्पीड की सुपर कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होती है। इट इज़ नाउ अमंग द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटेशनल सिस्टम जो हमारा अवेलेबल हो गया इंडियन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। ये बिल्ट हो रहा है बाय CDAC रुद्राज सीरीज़ के थ्रू। ये ओपन सोर्स नेटवर्क सॉफ्टवेयर स्टैक रहता है इंक्लूडिंग द ALMA लिनक्स। ये प्रोजेक्ट फंड करा जा रहा है बाय योर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है, एक हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जो कि डिलीवर करता है एक्सेप्शनली पावर, प्रोसेसिंग पावर एंड कंप्यूटेशन कैपेसिटी। परफॉर्मेंस जो होती है इसके फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेटर पर सेकेंड फ्लॉप में होती है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड्स में होते हैं, फ्लॉप्स में होती है। और यहाँ पे क्या है, ये आपके साइंटिफिक रिसर्च, आपकी एक्सप्लोरेशन, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब में यूज़ होता है। इंडिया के अगर हम सुपर कंप्यूटर्स देखें, वी हैव परम 8000 विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। फिर शिवा आता है, फर्स्ट इंडियन बेस्ड सुपर कंप्यूटर। एरावत आता है, कॉमन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म फॉर AI रिसर्च एंड नॉलेज। ये हमारा मिशन चला था, ठीक है, 2015 में ये शुरू हुआ था, 10 साल हो गए इसको, 25 में, ठीक है। ये वही है कि इसको कनेक्ट कराना है एकेडमिक्स को, R&Ds को, ताकि अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप ला सको कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ में। जो सुपर कंप्यूटर है वो नेटवर्क ऑफ योर ग्रिड जो होते हैं ओवर द नॉलेज नेटवर्क्स में आपको बनाना है। आपका ये जो मिशन है जॉइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड मेथी लेकर के आया था, ठीक है, DST प्लस मेथी। इम्प्लीमेंट CDAC 2 ने कर रहा है विद IIS बेंगलुरु। दिस मिशन ओके, इंस्टॉल करना है नेटवर्क ऑफ सुपर कंप्यूटर विद द क्यूमुलेटिव आपका 45 पेटाफ्लॉप के साथ। कनेक्ट करना है इन कंप्यूटर्स को ऑन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ताकि आप नेशनल नॉलेज नेटवर्क बना सको। नेक्स्ट ISRO's LMV3 M6 मिशन। तो LMV3 M6 मिशन जो है सक्सेसफुली प्लेस करता है किसको, ब्लूबर्ड ब्लॉक सैटेलाइट्स को, कहाँ पे, LEO में। तो ये हमारा 6th ऑपरेशन फ्लाइट है LMV3 का, तो M6 है, ठीक है, 6th ऑपरेशन फ्लाइट है। ये क्या है, 3rd डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है जो कि लॉन्च कर रहा है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को एट AST स्पेस मोबाइल USA।
ये किसकी है? आपकी स्पेस मोबाइल यूएसए की थी, जिसको हमने प्लेस करा है, ठीक है। लॉन्च करी गई थी श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। जो मिशन है इज़ अ पार्ट ऑफ द कमर्शियल एग्रीमेंट जो हमने करा हुआ है निसल के साथ, NEST के साथ, यूएस कंपनी के साथ, ठीक है। ये हमारे 2019 में एज अ होल ओन गवर्नमेंट बॉडी कंपनी बनाई गई थी डिपार्टमेंट साइंस स्पेस के अंदर, निसल सर्व एज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एलियो कॉन्स्टलेशन, जहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी करानी है। तो बहुत सारी सेटेलाइट्स हम लोग वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो 4G 5G वॉइस वीडियो कॉल्स टेक्सटिंग है, ये सबको इनेबल करने के लिए। 223 मीटर स्क्वायर फेज्ड रेस मेकिंग इट द लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, जो कि LEO में डिप्लॉय हुई है। एंड ये हैवीएस्ट पेलोड की थी, 6100 kg की थी, एंड टू बी लॉन्च बाय LM3, ठीक है। इट वाज आल्सो द हैवीएस्ट पेलोड जो कि LM3 ने प्लेस करी है, 6100 kg की थी। इसरो का जो PSLV C62 एट EOS-N1 मिशन था, वो एनकाउंटर का नॉर्मली वहाँ पे थर्ड स्टेज में कोई इशू आ गया था, तो जो लॉन्च था 64th जो फ्लाइट होनी थी, एंड 9th डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन जो जाना था अंडरटेकन बाय द निसल, इसलिए वो निसल ने करा। अबाउट दिस मिशन, ये हमारा EOS-N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाला मिशन था, जिसमें 15 को पैसेंजर सैटेलाइट जा रही थी फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स है। इट डिजिग्नेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट वे ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करा कि हमने एक सेरेमनी थी, सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसको सबमिट करा है, खत्म करा है, ठीक है। अब WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस समिट को लेकर के चलते हैं, किस समिट को लेकर के चलते हैं, ट्रेडिशनल, ये WHO का समिट होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन। अरे यार, WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये हमारा WHO एंड आयुष मिनिस्ट्री देखती है इसको। यहाँ पे एक दिल्ली डिक्लेरेशन आया था ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर कि वो अडेप्ट करी जाएंगे इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द समिट। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है जितनी भी हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं इन द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड स्ट्रेंथन करना उनका रेगुलेटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। लॉन्च करा गया था एक ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी, जो कि जिसमें आपका साइंटिफिक डेटा हो, वैलिडेटेड नॉलेज हो, सब कुछ होंगे, ठीक है। देन यू हैव WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। ओके, आयुर्वेदा के ओरिजिन इंडिया में हुआ था। ये हेल्दी लिविंग, पर्सनलाइज हीलिंग की बात करता है। योगा एंड नेचुरोपैथी इंडिया में हुई थी, हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। यूनानी क्या होता है? यूनानी ग्रीस का है, ठीक है। यूनानी ग्रीस का यहाँ पे इंडिविजुअल टेम्परामेंट को स्टडी करने की बात होती है। सिद्धा इंडिया का है, यहाँ पे आप कॉजेज पढ़ते हो, आइडेंटिफिकेशन कॉजेज, क्या रीज़न रहा होगा। जर्मनी का आपका होम्योपैथी है, नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग। एंड रोवरिगा भी इंडिया का है, लेकिन यहाँ पे 5 एलिमेंट्स यूज़ होता है। क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ठीक है। पंचतत्व सोवा रिका, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन एनकम्पासेस कॉडिफाइड एंड नॉन कन्फर्ड हेल्थ केयर सिस्टम रहता है, रूटेड इन द हिस्टोरिकल एंड कल्चर दिस। तो प्राइमरी हेल्थ केयर है हमारा, ठीक है। सजेस्टिंग 80% द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिलाइज ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर प्राइमरी नीड्स, हमें पता है। वन हेल्थ अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। SDGs 3 जो डील करता है विद गुड हेल्थ, बेसिकली उसको हम कम्बैट कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है, मतलब अचीव कर लेंगे। SDG 15 लाइफ ऑन लैंड रिकोगनाइज करता है वैल्यू बायोडाइवर्सिटी थ्रू दी डिमांड ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स। 17 पार्टनरशिप की बात करता है, जो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। नेशनल आयुष मिशन, आयुर ज्ञान क्या है? इट्स अ रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद है आयुर स्वास्थ्य योजना, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है किसको? अपग्रेडिंग फैसिलिटीज़ फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन आयुष, अग्योश, दैट इज आयुष उद्यानी औषधि गुणवत्ता एवं उत्तम संवर्धन योजना। ये फोकस करती है ड्रग क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन फार्मों को विजिलेंस पे, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज TKDL तो है ही। NCDs मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल ने अडॉप्ट करे ग्लोबल डिक्लेरेशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर मेंटल हेल्थ विद स्पेसिफिक टारगेट 2030 तक। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है एक्सटेंड करता है स्कोप ऑफ न्यू NCDs एरियाज लाइक हमारा ओरल हेल्थ में इशू आ सकते हैं, लंग्स में आ सकते हैं, चाइल्डहुड कैंसर वाले इशूज़ हैं हमारे पास। नया डिटरमाइन कवर करते हैं एयर पॉल्यूशन, जैसे ये सब एंड दैट जो आजकल के इश्यूज़ हैं, एयर पॉल्यूशन, कुकिंग, क्लीन कुकिंग, लेड एक्सपोजर, हैजार्डियस केमिकल्स। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रिस्क में देखें तो इंक्लूड करता है फर्स्ट टाइम हमारा जो हार्म सोशल मीडिया से हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, टबैको, अनहेल्दी, ठीक है। NCDs जो है हमारी क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो ट्रांसमिट नहीं होती एक इंसान से दूसरे में। तो ये जो बेसिकली होती है, जैसे मेनी टाइप ऑफ NCDs, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, डायबिटीज़।
व्हेन दीज आर कॉज बाय द अनहेल्दी लाइफस्टाइल दे आर दीज डिजीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आपके लाइफस्टाइल के इशू से होते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीज इनको बोलते हैं। एनसीडीज जो है टेंड टू हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर रिस्क फैक्टर्स है आपकी जो बीमारियाँ होती हैं। इनिशिएटिव हमारे बहुत सारे लिए गए, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल, अमृत चल रहा है, रिलायबल इम्प्लांटेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग द कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। देन यू हैव ईट राइट मूवमेंट बाय फसाई, फिट राइट मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, फूड इरेडिएशन। तो ये क्या होता है? सर्विस ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, एक सेफ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है इन विच जो फूड और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ होती है वो पहले पैक कर दी जाती है, प्री पैक फॉर्म में रहती है और इन बल्क, एंड आर एक्सपोज टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। उसको फिर कंट्रोल रेडिएंट एनर्जी को एक्सपोज कराया जाता है टू अचीव द डिज़ायरेबल इफेक्ट। तो यहाँ पे रेडियोलाइसिस होती है, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यू टू द इंटरेक्शन विद रेडिएशन of the water molecules, major constituent of the food and the cells of insects and pathogens, help in food preservation. Then you have types, जैसे गामा रेज होते हैं, जनरेट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ कोबाल्ट 60। एक्स रेज में क्या होता है? रिफ्लेक्ट करती है हाई एनर्जी स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टारगेट सब्सटेंस इनटू द फूड, मतलब जो उस टारगेट एरिया पे फूड में। देन यू हैव इलेक्ट्रॉन बीम्स, वही बीम ऑफ लाइट जाती है यहाँ पे भी। आयनाइजिंग रेडिएशन एक्ट एज टू बेसिक प्रोसेस, एक तो होता है प्राइमरी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन होती है आयंस की, एक्साइट करते हैं मॉलिक्यूल्स बाय डायरेक्ट डिपोजिशन ऑफ एनर्जी। सेकेंडली व्हाट डू वी डू? हम क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं इंटरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी इवेंट, दे आर अफेक्टेड बाय वेरिएबल वाटर कंटेंट, ऑक्सीजन एंड पीएच ऑफ द फूड। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस, जो रेडियोलिटिक प्रोडक्ट्स होते हैं विच कॉजेज ऑलमोस्ट लाइक द नेग्लिजिबल एनर्जी केमिकल एक्सचेंज इन द केमिकल चेंज इन द फूड, मतलब कि वो बहुत कम उस पर काम करते हैं, तो वहाँ पे चेंजेस जो होते हैं केमिकल चेंज फूड में बहुत कम होते हैं रेडियोलिटिक प्रोडक्ट्स हैं। फूड इरेडिएशन इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सपोर्ट करा है इसको कि हम मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे कोल्ड चेन को, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। अगस्त 25 में क्या हुआ था? 16 प्रोजेक्ट प्रपोजल आए थे, अप्रूव करे गए थे फॉर मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट, 9 अभी ऑपरेशनल है। ग्राफीन, लो कॉस्ट फ्लेक्सिबल सेंसर यूजिंग द पेंसिल ड्रॉ इलेक्ट्रोड्स एंड ग्राफीन ऑक्साइड्स, ये एक चीज़ डेवलप करी है। ये क्या करी है? इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है किस चीज़ के लिए? मेटल डिटेक्टर्स के लिए, ठीक है। जो हम मेटल बेस सेंसर्स होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, उनकी जगह आप ग्राफीन बेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन हाई सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग द सॉइल मॉइस्चर, प्लांट रॉट स्ट्रेस, ह्यूमन ब्रीदिंग पैटर्न्स, इन सब में काम हो जाएगा। ग्राफीन इज ऑल्सो नोन एज वंडरफुल मटीरियल एंड मिरेकल मटीरियल, ओके। सो एक सिंगल रे ऑफ कार्बन एटम्स होती है, ठीक है, अरेंज इन अ 2D हेक्सागोनल लेटिस। इसकी हाई इलास्टिसिटी होती है, इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि स्ट्रेच हो सकता है 20 to 25% अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा बढ़ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बेटर देन कॉपर एंड हीट, बेटर देन एनी अदर मेटल। टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है इसमें 2000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन द स्टील बाय वेट। इलेक्ट्रॉनिक्स में काम हो सकता है, ईवी में हेल्प हो सकती है इससे। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन FSO, साइंटिस्ट ने अचीव करा कि वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल 2 Tbit free space optical space communication using the small optical terminals mountably on the satellites and high altitude platform stations। एक वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो मॉड्यूलेट करेगी लेज़र एंड लाइट बीम्स को, जो कि ट्रांसमिट करेगी डेटा को थ्रू फ्री स्पेस विदाउट ऑप्टिकल फाइबर्स, बिना ऑप्टिकल फाइबर्स के, आपका बिना तारों के, बिना वायरलेस आपका डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा किसके थ्रू? लाइट बीम्स के थ्रू, ठीक है। एडवांटेज ये है कि बाहर ज़्यादा बैंडविड्थ रहेगी, डेटा रेट अच्छा खासा मिल जाएगा, सिक्योरिटी रहेगी, अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम चाहिए होगा। देन यू हैव रिक्वायर्स द क्लियर लाइन ऑफ साइट बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये इसका एक ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट में आपका क्या है? डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट क्लियर चाहिए इसको। अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑल्सो, तो ये हमारे लूप होल्स भी हैं इसके। नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक रेडिएशन, मैगवेल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो चाइना ने सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द हाई स्पीड मैगवेल ट्रेन अचीविंग 700 km/h इन 2 seconds, ये स्पीड लेकर के आ गई हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज़ करती है, ठीक है, ताकि लेविएट कर सके उस व्हीकल को अबव द ट्रैक एंड एलिमिनेटिंग द व्हील रेलिंग कॉन्टैक्ट, मतलब हवा में ले जाके डिलीवर कर देती है, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो मूवमेंट है अचीव थ्रू दी कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड रादर देन दी कन्वेंशनल इंजन्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है। एडवांटेज ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है और स्मूथ एंड साइलेंट रहता है ये, एब्सेंस ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट, मिनिमल नॉइज एंड वाइब्रेशन, ठीक है।
देन यू हैव एम्फीबिया इफेक्ट। इंडियन साइंटिस्ट ने पहला सुपर कंप्यूटर पावर स्टिमुलेशन कैप्चर कर रहा है एम्फीबिया इफेक्ट। ये होता कौन सा इफेक्ट है? ये लॉन्ग एग्जिस्टिंग पैराडॉक्स होता है, सजेस्ट करता है कि हॉटर सब्सटेंसेस कैन फ्रीज फास्टर देन द कोल्डर सब्सटेंसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो फेमसली क्या हुआ था, हमने देखा कि जो पानी है, बट द इफेक्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू वाटर, शोज अप इन द अदर मटेरियल ऑल्सो। हमने पहली बार पानी में देखा गया था, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वाटर, अदर चीज़ों में भी देखा जाता है। तो हीटिंग एनर्जी, हीटिंग इंजन्स, रेफ्रिजरेटर सिस्टम, इन सब में आपका यूज़ हो सकता है एम्फीबिया इफेक्ट। ओके, ये सुपर कंप्यूटर ने सिमुलेट करा है, ठीक है। कि एक अगर बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आप रखो तो हॉटर सब्सटेंसेस जो है वो ठंडे सब्सटेंसेस से पहले फ्रीज हो जाते हैं कुछ सर्टेन कंडीशन में। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर है आपका इंडिया का। तो यहाँ पे 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट ड्यूअल कोर फुल्ली इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर इंडिया ने बनाया है, सीडेक ने बनाया है अंडर द प्रोसेसर प्रोग्राम। दूसरे प्रोसेसर शक्ति है, अजीत है, विक्रम है, तेजस 64 भी है, तेजस, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन धनुष प्लस आएगा अंडर डेवलपमेंट में, ठीक है। देन यू हैव द स्टैंडर्ड मॉडल फॉर कॉस्मोलॉजी और लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर, ठीक है। इसके 6 ईयर ऑफ स्टडी ऑफ द एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मॉडल है कॉस्मोलॉजी का, होल्ड अप इन मैसिव 6 ईयर स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। तो एक थियोरिटिकल फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है, क्या स्ट्रक्चर था यूनिवर्स का ऑन द लार्जेस्ट स्केल। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में, बेसिकली फ्रॉम इनिशिएशन टू द करंट स्टेट। प्रिंसिपल क्या है? वही जनरल रिलेटिविटी इनकॉपरेटिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स, कॉम्पोनेंट बिग बैंग थ्योरी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, कॉस्मिक माइक्रोवेव। नेक्स्ट वे ऑफ स्पायरल गैलेक्सी। तो हमें बस ये बताना चाहिए कौन सी चीज़ किसके रिलेशन में है। स्टैंडर्ड मॉडल कॉस्मोलॉजी आपकी बस कॉस्मोलॉजी को स्टडी करने के लिए। स्पायरल गैलेक्सी ये आपकी क्या है, इंडिया ने डिस्कवर की एक बहुत मैसिव स्पायरल गैलेक्सी नेम्ड एज अलकनंदा नियर द नासा जेम्स वेब, ठीक है, ठीक है। इससे ये आपकी जायंट रोटेटिंग पिन व्हील्स पैनकेक लाइक डिस्क है ऑफ स्टार्स, सेंट्रल बल्ज है, अ टाइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्स है, उसका नाम अलकनंदा रख दिया है, स्पायरल गैलेक्सी है। हमने किससे ऑब्जर्व करी है? नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, ठीक है। देन यू हैव डस्ट एक्सपेरिमेंट। इसरो मेडन होम मेड डस्ट डिटेक्टर डिटेक्ट करता है इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स को जो कि अर्थ पे स्ट्राइक हो रहे हैं एवरी 1000 सेकेंड। तो डस्ट एक्सपेरिमेंट ये इंडिया का फर्स्ट इंडिया मेड इंस्ट्रूमेंट है जो डिज़ाइन टू डिटेक्ट एंड स्टडी द हाई स्पीड इंटरप्लेनेटरी डस्ट जो पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये हमारे माइक्रोस्कोपिक फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। बस दिस इज इट। मिशन डिप्लॉयमेंट कहाँ पे हुआ है? पोएम पे, दैट इज PSLV ऑप्टिकल ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल ऑफ PSLV C58। फिजिकल लेबोरेटरी अहमदाबाद इज टेकिंग केयर ऑफ डेवलप, जिसने कराया ये मॉडल एक्सपेरिमेंट। वोयाजर 1 इज एक्सपेक्टेड टू बिकम दी पहला ह्यूमन बेस्ड ऑब्जेक्ट जो कि आपके 1 लाइट डे फ्रॉम अर्थ इतना डिस्टेंस रीच कर लेगा, 1 लाइट डे फ्रॉम द अर्थ। 1 लाइट डे क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है जिस पे लाइट ट्रैवल करते 24 आवर्स में एंड इज़ अबाउट 16 बिलियन माइल अवे। तो नासा का है टू फ्लाई टू द जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है। पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो इतनी मतलब दूर तक जा पा रहा है, 1 डे लाइट अर्थ से दूर जा पा रहा है, विच इज़ ओके। एक 24 घंटे में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं वो, ठीक है। अब क्या है, ये नासा का है टू फ्लाई बाय जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है। यहाँ पे इमेज साइंस सिस्टम रहेगा, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर्स रहेगा। पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि क्रॉस करेगा हीलियोस्फीयर को, दैट इज द बाउंड्री बिटवीन द इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड आर सोलर सिस्टम आर द स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ आर सन, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑरिस रेक्स एंड एस्ट्रॉइड बेनू। अब क्या है, एक एनालिसिस आया है नासा का ऑरिस रेक्स मिशन रिटर्न हो गया, ठीक है, फ्रॉम द एस्ट्रॉइड बेनू। ये गया था एस्ट्रॉइड बेनू पे, अब वापस आया तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन हुई है यहाँ पे प्रेजेंस देखिए हमने किसकी, शुगर की, अमीनो एसिड्स की, ऑल 5 न्यूक्लियो बेसिस, DNA, RNA एक्सेट्रा, एंड सिग्नल कर रहे हैं कि एक मॉलिकुलर इन्वेंट्री नीड फॉर लाइफ, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेनू जो है एक छोटा सा एस्ट्रॉइड है जो कि पास क्लोज टू द अर्थ अबाउट 6 ईयर्स, हर 6 साल में अर्थ के नज़दीक से गुजरता है, ठीक है। ऑरिस रेक्स origin spectral inspection research resource identification security रेलोगिथ एक्सप्लोजर रॉरिस एक्स US का पहला मिशन था जो कलेक्ट करेगा एस्ट्रॉइड से सैंपल। 24 सितंबर 2023 को रिटर्न करें टू ड्रॉप ऑफ अ कैप्सूल विद मटेरियल फ्रॉम द एस्ट्रॉइड बेनू। तो ये जो नया मिशन है स्पेसक्राफ्ट दोबारा बनाए एपेक्स,
और इसको हम भेजेंगे एस्ट्रॉयड एपोफिस पे 2029 में, ठीक है। ये कहाँ पे गया था? बेनू पे, नासा के है। देन यू हैव हेनले डार्क स्काई रिजर्व, एक रेयर ब्लड रेड अरोरा एक्टिविटी देखने को मिली है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लद्दाख हेनले में। तो ये इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है कंट्री में, ठीक है, जिसको हेनले डार्क स्काई रिजर्व बोला गया है। इसकी लोकेशन है शांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख। यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो फीचर करते हैं हिमालय का चंद्रा टेलीस्कोप फीचरिंग दिस, ओके। यहाँ पे रेड अरोराज देखने को मिले हैं अबव 200 किलोमीटर्स वेयर द एटमॉस्फेयर इज थिक। देन यू हैव प्रोटो एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, तो इंडिया का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल बनारसी में बना है, ठीक है। ये रन करेगा ऑन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम फॉर द मराइन यूज़ एंड ये पूरा इंडिजिनसली लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज से बना हुआ है, ओके। इट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रोजन विदाउट बर्निंग इट एंड यूजिंग मेम्ब्रेन ओनली, तो इसलिए प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। हाइड्रोजन एंटर करेगा एनोड में जहाँ पे कैटलिस्ट स्प्लिट कर देता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को, तो दिस इज़ हाउ दिस जनरेट्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर फ्लो करेंगे एक्सटर्नल करंट को जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। जो प्रोटॉन्स हैं वो रीच करते हैं कैथोड्स, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है फ्रॉम द एयर इज सप्लाइड। सो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे कैथोड के ऊपर तो पानी बनेगा एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल जनरेट, ओके। साइबर अटैक स्कैम इन इंडिया अगर हम देखें, जीपीएस स्पूफिंग हो रही है, मतलब कि एक साइबर अटैक हो रहा है जो ट्रांसमिट फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स और मिसलीड कर रहे हैं नेविगेशन सिस्टम को। घोस्ट पेयरिंग भी हो रही है, मतलब कि एक साइबर स्कैम है जिसमें आप हैकर्स जो होते हैं वो आपके व्हाट्सएप अकाउंट को ले लेते हैं विदाउट नीडिंग अ पासवर्ड और अ सिम कार्ड, ठीक है। सो इसको घोस्ट पेयरिंग कह रहे हैं, टेकिंग योर व्हाट्सएप अकाउंट विदाउट एनीथिंग। और जीपीएस मिसलीडिंग स्पूफिंग हो रही है जिसमें मिसलीडिंग नेविगेशन सिस्टम्स आपका यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट यू हैव डिफेंस इक्विपमेंट इन इंडिया। हीरोइन मार्क 2 जो है ये इंडिया का प्लान है टू प्रोक्योर दी एडिशनल हीरोइन मार्क 2 ड्रोन फ्रॉम इजराइल, हम लेना चाह रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपका मीडियम लैटिट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, अनमैन्ड व्हीकल है, आर्म्ड व्हीकल है, यूज फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकंसिलिएशन टूल। MH-60R शीहॉक हेलीकॉप्टर इंडिया ने साइन करा है ये यूएस के साथ, ठीक है, कि हमें ये हेलीकॉप्टर चाहिए। ये मेरीटाइम वेरिएंट है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का। C-295 एयरक्राफ्ट ये मेड इन इंडिया है, ये पहला मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट है टू बी रोल्ड इन 2026। मीडियम रेंज ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप टैक्टिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। K4 कलाम 4 मिसाइल जो है आपकी न्यूक्लियर मिसाइल है, इंटरमीडिएटरी रेंजिंग द सबमरीन्स लॉन्च बेसाल्टिक मिसाइल। इतना अरिहंत क्लास सबमरीन्स आ जाएगा INS अरिहंत और अरिहंत पे। पिनाका वेपन सिस्टम की इंपॉर्टेंट हो जाता है। DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है एक मेडन टेस्ट पिनाका का और ये मैक्सिमम रेंज 120 किलोमीटर तक जा सकते हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, एंड बस इतना ही जाना इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, ये क्या आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि डिज़ाइन करी गई है एरियल थ्रेट्स के लेकर के, और ये आपने किसने डिज़ाइन करे? बेल और आपके DRDO ने। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर जो है इंडियनली डेवलप HAL ट्विन इंजन सिस्टम है आपका हेलीकॉप्टर बनाया गया, क्या इंडियनली डेवलप है, ठीक है बस। और ये ट्रांसपोर्ट एयर एम्बुलेंस डिजास्टर रिलीफ में काम आ जाएगा। सूर्यास्त्र क्या है आपका? इंडियन आर्मी ने साइन करे कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग निब के साथ कि कोलैबोरेशन विद इजराइल फॉर द सप्लाई फॉर एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र। एंड इंडिया जो है पहला है इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडियन यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर ही बनेगा। इट इज़ केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रिसिशन सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक ऑल्सो, 300 किलोमीटर तक जब मार सकता है, ठीक है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है आपका DRDO सक्सेसफुली टेस्ट करता है इसको, इंडिजिनसली जो बनाई है उसने 3rd जनरेशन है ये। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है हमारे पास LRSM, ये का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो कि कोस्टल बैटरीज को यूज़ करती है इंडियन नेवी। रेंज इसकी 1500 किलोमीटर की रहती है। स्टैटिक एंड मूविंग स्पीड आपकी पता है आपको, ये 10 मैक तक जाएगी, ठीक है। एवरेज ऑफ 5 मैक वाई द स्किपिंग द मैनोवर। 2 स्टेज है, ठीक है। ICAM AI दैट इज़ फुली इंडिजिनस सिक्योर AI टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि सेंसिटिव इन्वायरमेंट के लिए है। डायरेक्ट फायरिंग साइड
नेविगेशन सिस्टम। इंडिया और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन करा कि हम जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे क्या, डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम इंडिया में। बस इतना इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, ये इंडिपेंडेंट जीपीएस सिस्टम होएगा जो इंश्योर करेगा ऑपरेशनल रिलायबिलिटी इन हेवी जैम्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में। वर्सेटाइल मतलब कि सीमलेस विद द डाइवर्स हार्डवेयर, डायरेक्ट फायर्स यूटिलाइज करके एडवांस थर्मल एंड ऑप्टिकल साइट्स फॉर इमीडिएट एंगेजमेंट ऑफ विजिबल टारगेट्स। कौन कौन से सिग्मा 30N नेविगेशन सिस्टम है जो कि आपका आर्टिलरी एंगेजमेंट रखेगा विदाउट जीपीएस। CM3 है आपका आर्टिलरी एंड इंटेट्रॉन एक्यूरेसी देखेगा, ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में पहला है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 के, ये रिप्लेस करेगी मनरेगा 2005 के एक्ट को। एंड यहाँ पे क्या है कि कुछ की प्रोविजन जैसे 125 डे की गारंटीड वेजेस मिलेगी, रूरल हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा। 4 हमारे एरियाज है जिसमें बेसिकली काम करने के लिए बोला जाएगा। पंचायत ग्राम पंचायत के प्रोग्राम्स भी यहाँ पे देखे जाएंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस है क्या है। यहाँ पे स्टेट स्कीम जो है विद इन द 6 मंथ आपके मैंडेट कर दी जाएगी, नोटिफाई करेंगे इम्प्लीमेंटिंग विद द 6 मंथ ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के आते ही 6 महीने के अंदर आप इसको एप्लीकेबल करते हुए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, ऑब्लिगेट कर रहा है स्टेट को टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इफ द वर्क इज़ नॉट प्रोवाइडेड ऑन टाइम, ठीक है। तो मिनिमम लीगल गारंटी भी है उसके लिए। तो पहले मनरेगा में 100 डेज़ का काम दिया जाता था, यहाँ पे 125 डेज़ का काम दिया जाता है। मल्टीपल स्कैटर्ड कैटेगरी कुछ भी काम कराते थे, यहाँ पे 4 कैटेगरी का काम है कि आपको क्या करना है, वाटर सिक्योरिटी पे काम करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पे काम करना है, ठीक है। देन यू हैव फंडिंग। अगर देखें तो यहाँ पे सेंटर बियर करता था अनस्किल्ड वेजेस एंड स्टेट बियर करता था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के। तो वेज कोस्ट हमारे सेंटर से जाती ना हो। यहाँ पे शेयरिंग आगे 60-40, 90-10 फॉर सर्टन स्पेशल कैटेगरी ऑफ द रीजन, जो हमेशा रहता है जैसे स्कीम्स में रहता है, क्योंकि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है वैसे भी। नो एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी पॉज। यहाँ पे क्या है 8 दिन का पॉज दिया जाएगा जब आपका सोइंग सीजन होता है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है, उस टाइम पे लेबर अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए 60 डेज़ का आपका ब्रेक दिया जाता है यहाँ पे। फंडिंग अप्रोच में अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्मेटिव फंडिंग आपकी चलती रहेगी। यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है सारी चीज़ों को, ठीक है। जैसे इटाब्लिश करें सेंटर एंड स्टेट रोजगार गारंटी काउंसिल बना दी गई हैं, जो कि देखेंगे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम। नेक्स्ट स्टेट फाइनेंस। तो कैग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, एक पब्लिकेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस। फिस्कल पोजीशन स्टेट्स की बता रहे हैं। तो जो रेवेन्यू रिसीट है उसमें स्टेट का जो खुद का टैक्स है वही सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट, मतलब 47% वो उसका खुद के टैक्सेस से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और उसके बाद आता है कि जो उसको डिवोल्यूशन मिल रहा है यूनियन टैक्सेस है विच इज़ 28%, फिर ग्रांट्स 17% और नॉन टैक्स है 8% मिल रहा है। जो यूनियन टैक्सेस का है शेयर स्टेट में वो इंक्रीज़ हुआ है 29%, पहले 21% था। हाइयर टैक्स डिवोल्यूशन हो रहा है अंडर द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन। देन यू हैव, अगर कैपिटल रिसीट देखें तो डेकेड में क्या है आपका जो पब्लिक डेट रिसीट्स है एज अ परसेंटेज टोटल डेट रिसीट एंड द नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स वो रेंज कर रही है 94 to 99%। स्टेट एक्सपेंडिचर में देखें तो आपका एनालिसिस ये रहेगा जो स्टेट का बजट स्पेंडिंग है रेंज फ्रॉम 16 to 17% ऑफ द कंबाइंड GSDP, ठीक है। ऐसा एक्सपेंडिचर में जा रहा है 17% के अराउंड पर करीब चला जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 80 to 90% टोटल एक्सपेंडिचर का, मतलब कि ज़्यादा आपका यही रहता है। कंबाइंड एक्सपेंडिचर हमारा देखें सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा एंड सब्सिडीज़ जो है वो हमारा जो मेजर चंक मोर देन हाफ आपका लेकर जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दी एवरेज अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं तो वो हमारा 13 से 20 की रेंज में ही रहता है। एंड अगर हम रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट देखें तो 18 स्टेट ने रिकॉर्ड करा है आपका फिस्कल डेफिसिट अबव 3% ऑफ GSDP लिमिट, ठीक है, जो कि लिमिट है उसके ऊपर आपके 18 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव रिविजन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो मॉस्पी है उसने आपके ये ईयर बेस ईयर 2024 चेंज करी है। CPI हमारा क्या है, वही है चेंज इन द ओवर टाइम। हम चीज़ देखते हैं कि कितना चेंज हुआ है किसमें, रिटेल प्राइस में ऑफ द सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। हर एक बार क्या होता है जो CPI बास्केट होती है इज अलाइन विद द स्पेसिफिक वेट। CPI रूरल अर्बन कंबाइंड हैज़ बीन रिलीज बाय मॉस्पी सिंस 2011 विद द बेस ईयर 2010। CPI combined which cover both rural and the urban household is used as the headline inflation, ठीक है। तो हमारे जो कंबाइन है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन को यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। बेस ईयर जो है हमारी वो हमारी बताती है कि भाई वो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हमारे बेस ईयर चेंज करी है। फॉर्मूला क्या है, लेस्पर इंडेक्स फार्मूला रहता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं हम। बेस ईयर का एवरेज जो होता है, एवरेज प्राइस जब हमारे उस मंथ में, ये हमारी बेस ईयर है मान लो 2024,
तो इसमें जितने भी मंथ्स हैं हमारे जनवरी दिसंबर का जो भी एवरेज प्राइस था वो लिया हमने, फिर हमने बेस ईयर का वेट लिया। वेटिंग द डायग्राम प्रिपेयर्ड यूजिंग द रिजल्ट ऑफ मिक्स मॉडिफाइड रेफरेंसेस ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे। इसमें क्या होता है, डिफरेंट रिकॉल पीरियड होता है, 7 दिन में क्या चीज़ कितना खर्चा था, 30 में कितना था, 365 डेज़ का क्या था, डिफरेंट कैटेगरी वाइज। करंट मंथ प्राइस अगर हम देखें तो हमारा करंट मंथ प्राइस कलेक्टेड मंथली बाय मॉस्पी फील्ड ऑपरेशन डिवीजन कलेक्ट करता है। चेंजेस देख लेते हैं। अभी क्या है, आपके बेस से 2024 हो चुके हैं 12 से, ठीक है। कवर क्या कर रही हैं, आपके टोटल आइटम्स बास्केट के 358 है। गुड्स विल इंक्रीज फ्रॉम 308 पे चले गए हैं एंड सर्विसेज 50 हो गई हैं, पहले यहाँ पे 299 थे। चेंजेस इन द आइटम अगर नया क्या है, रूरल हाउसिंग, ऑनलाइन मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड बैलेंस प्रोडक्ट, पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अटेंडेंस, बेबी सिटर एंड एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें जो है ऐड हो गई हैं। आइटम जो हटा दिए गए हैं, VCR, DVD, रेडियो, टेप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं। वेटेज देखें तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपकी वेटेज ली जाती है, कंज्यूमर के हिसाब से नहीं, हाउस होल्ड कंजम्पशन के हिसाब से। 12 डिवीजन है, क्लासिफिकेशन होती है इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द पर्पस, ठीक है। पहले 6 ग्रुप्स हुआ करते थे, ठीक है। नाउ जो डेटा कलेक्शन है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, पहले पेपर बेस्ड हुआ करता था। यहाँ पे ऑल इंडिया, अर्बन चाहे रूरल सब लिया जाएगा। ऑल इंडिया अर्बन था, वहाँ पे अर्बन का जो रेंट है वो भी पहली बार यहाँ पे रूरल का जो रेंट है वो भी इंक्लूड करा गया है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी फूड एंड बेवरेजेस को, विच इज़ 36%, ठीक है। पहले 45 थी, अब 36% है, पहले से कम है बट हाईएस्ट इन कैटेगरी में है, ओके। हाउस इंडेक्स कंपाइलेशन, तो क्या होता है, जो आपका रिवाइज CPI है उसमें वेटेड एवरेज लिए 3 कॉन्स्टिट्यूएंट के, नेमली आपका एक्चुअल रेंट पेमेंट फॉर हाउसिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, सिक्योरिटी एंड वाटर सप्लाई एंड अदर मिसलेनियस सर्विसेज। IMF फूड डेटा एडिक्वेसी ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C के जैसे ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली IMF लेकर के है ग्रेड C फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक अकाउंट स्टैटिस्टिक इंडिया का जो है, इसमें क्या होता है, C मतलब डेटा हैज शॉर्ट कमिंग्स दैट समवट्स हैम्पर द सर्विलेंस, इस कैटेगरी में डाला है। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स हमारा लेकर आता है नीति आयोग, 4th एडिशन है 2024 में। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट दी जाती है इंडिया की स्टेट्स एंड यूटीज़ की, कितना एक्सपोर्ट रेडी है हमारा इंडिया, ठीक है। सो फर्स्ट एडिशन 2020 में आया था, नाउ 2024 4th एडिशन आया है। 2 मेजर कैटेगरी से, लार्ज स्टेट्स की है, स्मॉल स्टेट्स की है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूटीज़। देन यू हैव एस्पिरेंट, चैलेंजर्स एंड लीडर करके देखो। एस्पायरर्स जो स्टेट अर्ली स्टेज में है, चैलेंजर्स जो कि इमर्जिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखता है, लीडर वो है जो कि हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लास्ट स्टेट में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। स्मॉल स्टेट एंड इसमें उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पिलर वाइज वेटेज में एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम एंड अदर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टार्टअप। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को बनाया जा रहा है 2026, ठीक है। मार्च इज द डेकेड ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। सो लीगल स्ट्रक्चर बनाया था हमने, इनकॉर्पोरेटेड एज अ रजिस्टर्ड इन इंडिया एज अ प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप फॉर्म्स के जैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, ओके। नाउ यू हैव 10 ईयर्स, तो यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर जो होता है फाइनेंशियल ईयर का नॉट एक्सीडिंग 200 करोड़, 10 साल हो चुके हैं, 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं जा रहा है। इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट में है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, तो वो स्टार्टअप हो जाएगा। एनी एंटिटी फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप, जो टूट करके बनी है या रिकन्स्ट्रक्ट करी है एज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसको हम स्टार्टअप नहीं बोलते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स हमारी आई थी, फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स आई थी, जिसमें कॉर्पस आपका 10,000 करोड़ था। देन यू हैव स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स, ठीक है। देन यहाँ गॉट दिस क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप जो ऑपरेशनाइज कर रही थी ट्रस्टी कंपनीज को टू एनेबल द कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर द स्टार्टअप्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम में स्टार्टअप हब इंडिया आता है। देन यू हैव मेंटरशिप प्रोग्राम मार्क, ठीक है, यहाँ पे आपको मेंटरशिप दी जा रही है बेसिकली। एंड स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल, देन यू हैव दिस एंड दैट, ओके। अटल मिशन भी आ जाएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि भी आ रहा है, ठीक है। मेथी स्टार्टअप हब्स भी आ रहे हैं 2.0। डीप टेक स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड कंडीशन 3-year एग्जिस्टेंस फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स टू क्वालिफाई फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड अवेलिंग द फाइनेंशियल एड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल
रिसर्च डीप टेक स्टार्टअप्स कौन से होते हैं इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड स्टार्टअप क्राइटेरिया। डीप टेक में क्या होता है कि आपके पास कोई नई नॉलेज है, साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई किसी चीज़ में, R&D कर लिया आपने, वो वाली चीज़ हो जाता है डीप टेक। मॉडिफाइड लिमिटेड ऑफ डीप टेक हमारा 20 ईयर रहता है कि कंसीडर जो स्टार्टअप है अप टू 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। टर्नओवर जो आपका 300 करोड़ रुपीज़ कराएगा फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट वी हैव दी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग है, उन्होंने रिलीज़ करे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डीपनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होती हैं वो डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं एंड दे आर डेट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टर है वो मनी लेंड करता है कंपनीज़ को इन एन एक्सचेंज ऑफ रेगुलेटरी इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एट मेच्योरिटी। ठीक है, तो मेच्योरिटी के टाइम पे आप यू गिव दिस। जो कॉर्पोरेट यील्ड्स होते हैं वो मेजर करती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये बॉन्ड इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे रहता है। इट चेंजेस विद रिफ्लेक्ट इन द प्राइस, जैसे मूवमेंट चेंज हो रही है उस हिसाब से ये चेंज होता रहता है। इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स इंडिया में देखिए कॉमर्शियल है, कॉर्पोरेट है, ट्रेजरी बिल्स है, स्टेट डेवलपमेंट G6 एंड सर्टिफिकेशन रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाता है। देन यू हैव कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देन यू हैव स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स, देन यू हैव कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उसके बाद आपके आते हैं ट्रेजरी बिल्स, देन यू हैव ये कमर्शियल पेपर इन। तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इशू करती है अपने डेट सिक्योरिटीज़ ताकि वो कैपिटल रेज कर सके इन्वेस्टर्स से लॉन्ग टर्म के लिए, रादर देन जो अपना नॉर्मल तरीका होता है बोरो करने का, उसकी जगह आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से उठा लेते हैं। 98% जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस है इंडिया में वो कंडक्ट होता है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 2025, तो ये जो एक्ट है ये बीमा एक्ट चेंज हुई है। ठीक है, सो द एक्ट सीक्स टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 से चल रही थी, राइफ कॉर्पोरेशन एंड दिस। यहाँ पे हमने क्या करा है, जो एक्ट है उसने अमेंड कर दिया डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी टू रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़ फॉर लाइफ जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अब क्या है 100% FDI अलाउड है, पहले 74% FDI अलाउड है इंश्योरेंस कंपनीज में। एक्ट लोअर करती है नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर द फॉरेन रेंज ऑफ 5,000 करोड़ टू 1,000 करोड़। ठीक है, क्रिएशन ऑफ द पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड हेल्प करता है एजुकेट कंज्यूमर्स को। IRDA ओवरसाइट पावर सुपरसीड करती है, बोर्ड्स को रेगुलेट करती है। LIC ऑटोनॉमी, द एक्ट ग्रांट द LIC द ऑटोनॉमी टू ओपन द जोनल ऑफिसेस। ठीक है, IIDA मल्होत्रा कमेटी के थ्रू बनाई गई थी। IIDA एक्ट 1999 के आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। एंड यू हैव दिस 10 मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं, चेयरपर्सन 5 फुल टाइम मेंबर एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स। नेशनल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक स्कीम है जो CAG है, उसने क्या करा है यहाँ पर रिपोर्ट टेबल करी है इस स्किल डेवलपमेंट अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या हुआ है 10 साल में, तो 10 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ये मिनिस्ट्री, ये जो स्कीम है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसकी नोडल इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था इसको, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एम यही था कि हमने स्किल डेवलपमेंट को इंडिया में इनकरेज करना है, प्रमोट करना है, इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल देनी है लोगों में। एंड यहाँ पे ये जो स्कीमें मैनेज करी जाती थी सेंट्रल स्टेट कॉम्पोनेंट्स के थ्रू। 2015 में ये आई थी। 1.6 करोड़ यूथ इससे एसोसिएट हो चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं। फर्स्ट 3 फेज में 1.10 करोड़ बेनिफिशरीज ने स्किल सर्टिफिकेशन रिसीव करी थी। ट्रेनिंग टाइप्स होती है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जेंडर इंक्लूसिविटी है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स है एंड स्किल डेवलपमेंट हब है। ठीक है, देन यू हैव दी प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना। ये हमारी इसको 25 साल कंप्लीट हो चुके 2025 में। ये 2000 में आई थी, फेज़ 1 इसका कंप्लीट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर था। स्पॉन्सर स्कीम होती है, हर वेदर की कनेक्टिविटी देना चाहिए, ऑल वेदर रोड टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस में। फेज़ 1 2000 में आया था, हर वेदर की कनेक्टिविटी दे रही थी अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस में। फेज़ 2 आता है 2013 में, यहाँ पर फोकस कराया गया था हम कंसोलिडेट कर देंगे, जितने भी एग्जिस्टिंग रोड है उनको मिला करके बना देंगे। देन हमारे पास आता है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड एरियाज़। वहाँ पे हमने क्या करना है, अपग्रेड करना है, इंपॉर्टेंट रूट्स लॉन्च करना है, सेपरेट वर्टिकल 2016। ठीक है, फेज़ 3 2019 का आया था। फर्स्ट फेज़ में हमने बात कर ली थी अनकनेक्टेड रूरल एरियाज़ की। फेज़ 2 में हमने एक्सट्रीम विंग्स वाले एरियाज़ की बात करी। थर्ड फेज़ में हम क्या कर रहे हैं, थ्रू रूट्स एंड मेजर रूरल रिंग्स कनेक्ट करना है हैबिटेशंस, इंटराला ग्रामीण मार्केट्स को, सेकेंडरी स्कूल्स को। फोर्थ फेज़ हमारा 24 से 25 28 से 29 वाला है। यहाँ पे कनेक्टिविटी दी जाएगी 25,000 अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन जैसे 2011 के सेंसस के बेसिस पे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सेटअप करा हुआ है एक एजेंसी, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, जो प्रोवाइड करते हैं ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट सपोर्ट इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ओके, नाउ ई-मार्क इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू दिस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस की बात हो रही है।
फॉर द रोड्स जो यहाँ पे बन रहे हैं. देन यू हैव इंटरनेशनल फर्टिलाइजर सेक्टर. इंडिया का अगर हम देखें, इंडिया फर्टिलाइजेशन सेक्टर, यहाँ सेल्फ सफिशिएंसी की बात करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर का ग्लोबली अगर हम देखा जाए तो हम लोग कंज्यूम सेकंड नंबर पे कर रहे हैं और प्रोड्यूस थर्ड नंबर पे कर रहे हैं. मेजर फर्टिलाइजर जो हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं वो डैप होता है, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट. यू हैव म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड यू हैव SSPs दैट इज सल्फर सिंगल सुपर फॉस्फेट्स. इम्बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़ होता है. NPK का एक रेशो बताया गया, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं यूज़ होता है. 4:2:1 के रेशो में नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है. हैवी सब्सिडीज़ लगती है यूरिया पे, इंसेंटिव्स की वजह से ये ओवर यूज़ भी करी जाते हैं. इंपोर्ट डिपेंडेंस है, क्योंकि इंडिया इज़ अननोन फॉर द कमर्शियल रिजर्व ऑफ पोटैश, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास कोई कमर्शियल रिजर्व नहीं है, सब्सिडी बर्डन रहता है. सो जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी होती है वो सेकंड लार्जेस्ट सब्सिडी है आफ्टर फूड अगर हम देखें तो, ठीक है. एंड अकाउंटिंग अराउंड 10% ऑफ सेंटर का एक्सपेंडिचर जो है उसका 10% हमारा फर्टिलाइजर की सब्सिडी में ही जाता है. यूरिया बेस्ड सब्सिडी जाती है, ठीक है, यूरिया की सब्सिडी होती है. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम होती है, यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडीज दी जाती है फॉर द बाई एनुअल बेसिस के हिसाब से. और यहाँ पे सब्सिडाइज PK फर्टिलाइजर्स डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट के बेसिस पे जाती है. ओके, देन यू हैव इंपॉर्टेंट द न्यूज़. रिजर्व बैंक जो है इंटीग्रेट करा है ओम्बड्समैन स्कीम 2016, ये हमने पहले भी देखा है. वैसे ये प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपीडिशंस एंड नॉन एडवर्सल ऑल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ताकि आप रिजॉल्व कर सकते हो अपनी जितनी भी कंप्लेंट्स रिलेटेड अगेंस्ट योर रेगुलेटरी एंटिटीज़. रेगुलेटरी एंटिटीज़ के अगेंस्ट में जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको बेसिकली एड्रेस करने का, रीएड्रेस करने का काम यहाँ पे हो रहा है. ओम्बड्समैन ये आपका अपॉइंट करता है 1 और मोर ऑफिसर्स एज द RBI ओम्बड्समैन एंड डिप्टी ओम्बड्समैन जनरली फॉर द पीरियड ऑफ 3 years. 3 साल के लिए ये हमारे बनाए जाते हैं, 1 और 1 से ज़्यादा, ठीक है. देन यू हैव सेंट्रलाइज रिसीट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर CRPC इटाब्लिश हुआ था RBI के थ्रू, रिसीव एंड प्रोसेस द कंप्लेंट. पावर ऑफ अमेंड, कोई लिमिटेशन नहीं है डिस्प्यूट के ऊपर. अमाउंटिंग दैट कैन ब्रॉड, ऐसा कुछ नहीं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट का है कुछ या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, कोई लिमिटेशन नहीं है. पावर कंपनसेशन हमारे कितनी दी जाएगी, 30 लाख तक की दी जाएगी. एक्ट और अमीशन हमारा रेगुलेटरी रिजल्ट्स एंड डिफिशिएंसी इन सर्विसेज, ओके. देन यू हैव कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो है कवर हो रही है RBI के अंडर, वो कौन कौन सी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें कमर्शियल बैंक आएगा, रीजनल रूरल बैंक भी आएगा, आपका कोऑपरेटिव बैंक भी आएगा, जिसमें डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है. NBFCs आते हैं, हाउसिंग हो, कोर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हो आपकी, चाहे आपकी फाइनेंस कंपनीज हो, ऑपरेशनल फाइनेंस होल्डिंग सब हो, कोई भी हो. प्रिपेयर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ऑल नॉन बैंक प्रिपेयर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्योरेंस, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी हैव OECD फाइनलाइजेज अग्रीमेंट ऑन द ग्लोबल मिनिमम इंडेक्स, ठीक है. OECD G20 का एक फ्रेमवर्क है बेस इरोजन टैक्स के ऊपर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने साइड बाय साइड अरेंजमेंट पैकेज करा है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कि हमें ग्लोबल मिनिमम टैक्स अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा. ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है, ये हमारा ग्लोबल एंटी बेस इरोजन है, रूल के बेस पे बना हुआ है. यहाँ पे क्या है कि जो लार्ज मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज़ हैं वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स दें, जो भी वो इनकम कमा रही हैं इन एन जुरिडिक्शन वेयर दे ऑपरेट, जहाँ पे वो ऑपरेट करती हैं वहाँ से जो वो कमा रही हैं, तो उसका एक मिनिमम अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा. देयर बाय रिड्यूसिंग द इंसेंटिव फॉर प्रॉफिट शिफ्टिंग, ताकि वो प्रॉफिट शिफ्ट ना कर पाए. एंड placing a floor under the tax competition, bringing end to the race to the bottom of the corporate tax rate. BEPS refers to कि क्या होता है, यहाँ पे टैक्स को ऐसे प्लान करा जाता है कि जो मल्टीनेशनल एंटिटीज़ है वो एक्सप्लॉइट कर देती है, कोई लूप होल ढूंढ लेती है और टैक्स को आर्टिफिशियली शिफ्ट कर देती है कहीं और पे, जहाँ पे टैक्स उस पर्टिकुलर चीज़ पे ना लगता हो. OECD 2016 में ये बात हुई थी. BEPS की बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज 147 कंट्रीज है. ये बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं. इंडिया बिकम वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, आंसर पास कर रहे चाइना को. तो इंडिया ने अब 150 मेट्रिक टन हमारा राइस बनाया. इंडिया, फिर उसके बाद चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान. सो इंडिया इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नाउ. स्टेट वाइज प्रोडक्शन अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा दिया 13%. देन यू हैव तेलंगाना 11%, वेस्ट बंगाल 10%, पंजाब 9 एंड छत्तीसगढ़ 7. ओके, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है. एंड मोस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर हम देखें तो हम सऊदी अरेबिया में देते हैं, ईरान में, इराक में, बेनिन में, UAE में, यहाँ पे जाता है हमारा. NPS वत्सल्य स्कीम, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन इशू करी NPS वत्सल्य स्कीम के ऊपर. यहाँ इसकी नोडल मिनिस्ट्री हमारी कौन है, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है. PFRDA आपका रेगुलेट करता है इसको. कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने क्या करना है, इट इनकलकेट अ हैबिट ऑफ अर्ली एंड डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सेविंग अमंग चिल्ड्रंस, इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो ताकि पेंशन प्रिपेयरनेस हो सके यंग एज पे ही आप. नेक्स्ट यू हैव एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल रहेगा इसमें, कोई भी इंडियन सिटीजन जो भी है, ठीक है. NRIs, OCI इंक्लूड्स एज हमारी 18 ईयर्स की है.
ठीक है, एज बिलो 18 ईयर्स, बेनिफिशरीज माइनर, अ सोल बेनिफिशरी, फुल ओनरशिप होनी चाहिए फंड्स की, अकाउंट ऑपरेशन मतलब ओपन इन माइनर्स नेम, ऑपरेटेड बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस, मिनिमम आपका 250 रुपये पर ईयर रहना चाहिए एंड नो मैक्सिमम लिमिट। 2 क्रेडिट लिंक्ड सब स्कीम को हमने लॉन्च करा अंडर द एक्सपोर्ट, ये हमने पहले भी देखे, निर्यात प्रोत्साहन एंड या निर्यात अदर, देयर इज ऑल्सो वन डिफरेंट टर्म, एक और है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, इंटर सबवेंशन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट है। यहाँ पे इंटर सबवेंशन मतलब 2.5% का बेस रेट दिया जाएगा रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट्स के ऊपर। एडिशनल इंसेंटिव भी दिया जाएगा जब अंडर रिप्रेजेंटेड और इमर्जिंग मार्केट में कुछ चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। एनुअल कैप है 50 लाख। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप नोटिफाइड लिस्ट में आने चाहिए उसमें, ठीक है। कोलेट्रल, नेक्स्ट यू हैव कोलेट्रल सपोर्ट दी जा रही है इन पार्टनरशिप विद द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। 85% MSMEs, ठीक है, एंड 65% मीडियम एक्सपोर्टर्स को दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं। MSMEs में भी MS को आपको 85% है, मीडियम एक्सपोर्टर को 65% दिया जा रहा है। मिनिमम आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 करोड़ की है, आउटस्टैंडिंग गारंटी एक्सपोजर पर ईयर। एलिजिबिलिटी सेम, वही सेम है हमारी। और यहाँ पे देखो EM जो है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, ये हमारे 2025 में आई थी नवंबर में, 6 साल के लिए आती है, ठीक है, 6 ईयर के लिए आ रही है बेसिकली। एंड यहाँ पे 25,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है। अफोर्डेबल ट्रेडिंग करानी है स्पेसिफिकली MSMEs को, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को। मिशन आर्किटेक्चर 2 डिस्टिंक्ट है, एक है प्रोत्साहन मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, एक है दिशा मतलब कि डायरेक्शन बताई जाएगी, सपोर्ट करी जाएगी, क्वालिटी, कंप्लायंस, इंटरनेशनल ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें। दूसरे में इंटरसबवेंशन, कोलेट्रल, क्रेडिट कार्ड्स फॉर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट। गर्ग फ्रेमवर्क क्या है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ग्लोबल इंडेक्स निकाला है रिफॉर्म एंड ग्रोथ के लिए, गर्ग इनिशिएटिव। ओके, सो दिस इज अबाउट योर ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। और ये मॉनिटर करेगा इंडिया का परफॉर्मेंस ऑन सेलेक्टेड ग्लोबल इंडेसेस जहाँ पे गैप्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक है। 26 इंडेसेस हैं जिसमें 4 ब्रॉड थीम्स है, इकोनॉमी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री। 16 इंटरनेशनल एजेंसीज यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगी। 12 नोडल मिनिस्ट्रीज है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। नीति आयोग कोऑर्डिनेट कर रहा है बेसिकली डेटाज के लिए। रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया है ऑफ RBI है, उसने अप्रूव करा है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेमवर्क, कि ये रिप्लेस कर देगा जो पहले हमारे पास करंट फ्लैट रेट सिस्टम था कि मतलब 12 पैसा 100 रुपये में रखा जाता था, उसको हटा करके ये नया सिस्टम आया है। इसमें क्या है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो चार्ज करा जाएगा बैंक डिपेंड अपॉन देयर रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे, ठीक है, अपॉन द रिस्क प्रोफाइल, डिपेंड्स अपॉन द रिस्क प्रोफाइल, ठीक है। सेफर वेल मैनेज बैंक्स जो होते हैं वो लो प्रीमियम देंगे और जो रिस्कियर बैंक है वो हाई प्रीमियम देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंसेंटिवाइज देना चाह रहे हैं साउंड रिस्क मैनेजमेंट को, कि आप अच्छा काम करो तो आपको कम पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज़ योर डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया। अगर हम देखें DICGC हमारी है, एक मैनेज करती है इस चीज़ को, डिपॉजिट इंश्योरेंस को। इसकी एक एक्ट है, ये होली ऑन सब्सिडी है किसके, RBI की। यहाँ पे क्या मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख दी जाती है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय बैंक नॉट डिपॉजिटर्स, ठीक है, बैंक देता है, डिपॉजिटर्स नहीं देते हैं। इंश्योरेंस कवरेज में क्या होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक, सबको इंक्लूडेड होता है, ठीक है, सबको मिलता है। टैक्स रैंप स्कीम, अभी ये टेक्सटाइल के ऊपर है, ठीक है, टेक्सटाइल के ऊपर है और है किस चीज़ के लिए, स्टार्टअप्स के। यहाँ पे मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ इंडियाज़ टेक्सटाइल एंड एपरल इकोसिस्टम करा जा रहा है। फंडिंग हमारी 305 करोड़ की है, 2025 से 30 तक ही चलेगी स्कीम, ठीक है। यहाँ पे हमने रिसर्च पे भी काम करना है, डेटा पे भी काम करना है, रियल टाइम इंटीग्रेशन भी कराना है, टेक्सटाइल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम का कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना है, स्टार्टअप इनोवेशन भी देना है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 का। तो जो मिल्क है उसमें हम ग्लोबल 1 पे आते हैं, ग्लोबली रैंक 1 हम करते हैं। एस्टिमेशन हमारा 247 मिलियन टन तक का रहता है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी है। देन वी हैव टॉप प्रोड्यूसर में उत्तर प्रदेश है 15%, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ग्लोबली इंडिया प्रोड्यूस 25% ऑफ वर्ल्ड का मिल्क। एग में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, टोटल प्रोडक्शन 149 बिलियन नंबर्स का है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 106 नंबर्स पर एनम रहती है। आंध्र प्रदेश लीडर है, फॉलोड बाय अदर। मीट में 4th नंबर पे आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल लीडर है, देन उत्तर प्रदेश। वूल में हम लोग एस्टिमेटेड ये हमारा राजस्थान इज गिविंग 47% ऑफ द प्रोडक्शन। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, अब क्या है, इसका 125th
फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ है। 1902 में एज अ ब्यूरो ऑफ माइन इंस्पेक्शन बनी थी, ठीक है। एंड ये रेगुलेटरी एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ही आएगी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, हेल्थ हो, वेलफेयर हो, किसी भी इंसान का जो भी माइनिंग में इन्वॉल्व है उसको देखती है। हेडक्वार्टर दानाबाद झारखंड में है। ओके, नेक्स्ट वी हैव नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन सिविट। यहाँ पे क्या है, पहली जनरल बॉडी मीटिंग हुई है इसकी, और ये आते मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड 2018 में बनते। सब्ज्यूम करेगी जितनी भी हमारी स्किल से डेवलपमेंट स्किल से रिलेटेड एजेंसीज काउंसिल से, उन सबको सब्ज्यूम करके ये बना दी गई है। ये नेशनल रेगुलेटर स्किलिंग के लिए और रिस्पॉन्सिबल है उसकी डेवलपमेंट एंड फर्दर चीज़ों के लिए। रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की आती है, ये 2 बार साल में आती है। और रिवीजन इन जो इंडिया का ग्रोथ है अब क्या है आपके पहले से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 7.2%। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड, ये ILO दे रहा है, इंडिया अकाउंट 3% ऑफ वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ से ये पता चलता है। देन यू हैव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटरिंग, ये UN टैग की है। नेक्स्ट यू हैव इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट 2026 की, ये UNDESA ने दी है, ठीक है। एंड देन वी हैव वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट स्टैंडर्ड, वर्ल्ड बैंक का ही आता है। वर्ल्ड इनक्वालिटी, आपकी वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब देती है। 1% कंट्रोल करते हैं 37% ऑफ द वेल्थ एंड 10% कंट्रोल करते हैं 75% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। सो ये यहाँ से डेटा आता है। देन वी हैव environment and culture, we'll see in the next video.